नमस्कार। आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक सवालों के घेरे में है एवं मुद्दा भी न्यायालय तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग पर उठते सवाल और उसकी गिरती साख का मामला अब न्यायालय तक जा पहुंचा है। हुजूर कुछ करिए, अन्यथा सब बनाई बनाई व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि हर स्वतंत्र एजेंसियों पर आरोप लगे हैं। कई बार तो स्वतंत्र एजेंसियों में सेवा दे रहे नौकरशाह सीधा राजनेताओं की प्रशंसा तक करने लग रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि निजी लाभान्वित होने के लिए पद की गरिमा को वे तार तार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नौकरशाह सरकार के मुखिया की वाहवाही करें और उसका फल उन्हें ना मिले। कई चेहरों को मिला भी है जिन पर विपक्षी आए दिन सवाल करते रहते हैं। विनीत खरे की एक रिपोर्ट थी 1952 में, भारत में जब पहले आम चुनाव की बात उठी तो कई लोगों को लगा कि ये कैसे होगा। करीब 17 करोड़ वोटरों में सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे लोग थे। डर था कि चरमपंथी गुट इस मौके का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए करेंगे। दुनिया की निगाहें इस भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया के पहले सुकुमार सेन और बाद में टीएन शेषन, जेएम लिंगदोह जैसे आयुक्तों ने मजबूती दी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही था। हम 543 संसदीय सीटों के लिए हो रहे चुनाव के मध्य में हैं और 7 चरणों के लिए करीब 97 करोड़ योग्य मतदाता हैं। लेकिन यह चुनाव का दौर ऐसा है जब चुनाव आयोग आरोपों और विवादों के केंद्र में है। इन आरोपों में एक आरोप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चुनाव आयोग पर मतदान संबंधी आंकड़ों को देर से जारी करने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के अंदर मतदान संबंधी आंकड़ों को जारी करने से संबंधित याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और कॉमन कॉज की याचिका में बूथों पर मतों की संख्या संबंधित फॉर्म 17C स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने संबंधी याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग मतदान में मतों की गिनती की संख्या मतदान खत्म होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर जारी करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को करेगी। इस आरोप के अलावा चुनाव आयोग पर कई दूसरे आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष सरकारी एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग का आरोप पहले से लगाता आया है। ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग को इन मामलों को भी नैतिक तौर पर देखना चाहिए। हालांकि चुनाव के दौरान भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चुनाव आयोग के अधीन नहीं होती है और वो अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती है। लेकिन कुछ आरोप ऐसे भी हैं जो सीधे चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। ये चुनाव आयोग के खिलाफ लगने वाले आरोपों की फहरिस्त है, जिसे आप जान लीजिए। भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक चुनावी भाषण, कांग्रेस के खातों के फ्रीज होने की खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मुद्दा, प्रधानमंत्री का बांसवाड़ा भाला भाषण जिसमें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाना, लेकिन उनकी जगह पर भाजपा अध्यक्ष को नोटिस जारी जाना भी सवालों के घेरे में है। चुनाव में कुल वोटों की संख्या की बजाय वोटिंग प्रतिशत जारी किया जाना, इस तरह विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ बीजेपी को लेकर बेहद नर्म है और विपक्ष को लेकर काफी गर्म है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि चुनाव आयोग पक्षपाती अंपायर की तरह बर्ताव कर रहा है। अपनी शिकायतों को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला था। संबंध में चुनाव आयोग से इन किसी भी आरोपों का जवाब नहीं मिला है मीडिया को। लेकिन कांग्रेस पर प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करने से बचता है क्योंकि उसे सभी राजनीतिक दलों के साथ सम्मान पूर्वक सहयोगी रिश्ते है। यह एक स्वस्थ भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जर्मनी के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर और इंडिपेंडेंट पैनल फॉर मॉनिटरिंग इलेक्शंस के सदस्य डॉक्टर राहुल मुखर्जी विपक्ष की चिंताओं से सहमत हैं। वो कहते हैं चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री हेट स्पीच
के लिए फटकार नहीं लगा पाया, बल्कि उसने पार्टी अध्यक्ष को जवाबदेह बना दिया। दरअसल 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर टिप्पणी की और घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था, जुमलों का इस्तेमाल भी किया था। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, कही है इस भाषण को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच बताया था, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी की जगह भाजपा अध्यक्ष को नोटिस थमाया था। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर विपक्ष चुनाव आयोग के कदमों से खुश नहीं है तो उन्हें न्यायालय का रुख करना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत आयोग के कदम से सहमत नहीं है। जब शिकायत प्रधानमंत्री के खिलाफ है तब नोटिस प्रधानमंत्री को भेजिए, ना कि भाजपा अध्यक्ष को। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग को भेजे जवाब में प्रधानमंत्री के भाषण का बचाव किया है। एक टीवी चैनल से बातचीत में बांसवाड़ा वाले भाषण से जुड़े सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं हैरान हूं जी, ये आपसे किसने कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमानों की बात जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं आप? लेकिन पीएम मोदी ने एक रैली में फिर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर ढेर सारे आरोप लगाए हैं। कहा बाबा साहेब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके अपने वोट बैंक के लिए देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के 21 अप्रैल के विवादित भाषण के बारे में चुनाव आयोग ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इन विवादित भाषणों के अलावा भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस के घोषणा पत्र पर शरिया कानून या मुस्लिम लीग जैसी टिप्पणियां कर रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग ने इन टिप्पणियों का क्यों संज्ञान नहीं लिया। उधर पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं। वो कहते हैं कि पार्टियों की संख्या, वोटरों की संख्या, पोलिंग बूथों की संख्या सब बढ़े हैं। पार्टियों के बीच लड़ाइयां तीखी हुई हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायतें भी बढ़ी हैं। 11 मई को गैर सरकारी संगठनों ने कई शहरों में चुनाव आयोग के खिलाफ ग्रो ए स्पाइन और रिजाइन या दृढ़ता दिखाओ या इस्तीफा दो कैंपेन शुरू किया है। उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के वो कई उल्लंघनों के बावजूद चुनाव आयोग की निष्क्रियता से भी जुड़ी हुई है। इस कैंपेन के अंतर्गत लोगों ने चुनाव आयोग को पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखकर भेजा है। कैंपेन के मुताबिक अब तक 12 शहरों से करीब 3000 शिकायती पत्र चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। इस कैंपेन से जुड़े विनय कुमार के मुताबिक उनकी मांगों में चुनाव के दौरान हेट स्पीच पर नियंत्रण शामिल है। कैंपेन की मांग है कि चुनाव आयोग हर चरण में डाले गए कुल वोटों की संख्या बताए। चुनाव के पहले 2 चरणों में हुई वोटिंग के आंकड़ों में बड़ी अनिश्चितता देखते हुए सिविल सोसाइटी के कुछ जाने माने लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो फॉर्म 17C के पार्ट 1 के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर जारी करे ताकि कुल मतदान का सही आंकड़ा पता लग सके। सीताराम येचुरी जैसे विपक्षी नेता ने भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग प्रतिशत की बजाय डाले गए वोटों की कुल संख्या क्यों नहीं बता रहा है? उनका कहना है कि जब तक संख्या की जानकारी ना हो प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन संदेहों को कम करने के लिए आयोग को न सिर्फ हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का डेटा जारी करना चाहिए था, बल्कि उसे प्रत्येक मतदान केंद्र में वोटर टर्नआउट डेटा को भी जारी करना चाहिए था। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले चुनावी आंकड़े वोटिंग के दिन ही जारी कर दिए जाते थे, चाहे वोट प्रतिशत हो, पुरुष वोटिंग प्रतिशत हो, महिलाओं की वोट संख्या और प्रतिशत हो या कुल वोटों की संख्या या प्रतिशत। साथ ही आयोग ये भी कहता था कि आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। कई पोलिंग बूथों में वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में पत्रकार संगठनों ने भी हर चरण में वोटिंग के बाद आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आयोग ये बताए कि वोटिंग के अगले दिन तक कुल वोटों की संख्या और प्रतिशत क्या है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए जवाब में लिखा है कि सारी जानकारी वोटर टर्नआउट ऐप पर उपलब्ध है। आयोग ने कहा कि आयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या चुनाव के एक चरण के समग्र स्तर पर किसी भी वोटर टर्नआउट डेटा को प्रकाशित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, क्योंकि वोटर टर्नआउट केंद्र स्तर पर वैधानिक फॉर्म 17C में दर्ज किया जाता है। जैसे पीठासीन अधिकारी तैयार करते हैं और उपस्थित उम्मीदवारों के मतदान एजेंट उस पर दस्तखत करते हैं। फॉर्म 17C की प्रतियां पारदर्शिता के सबसे मजबूत उपाय के रूप में उपस्थित मतदाता एजेंटों के साथ साझा की जाती है, इसलिए उम्मीदवार जागरूक है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, आयोग आपके आरोपों को स्पष्ट रूप से
खारिज करता है और आपको सावधानी और संयम बरतने की सलाह देता है। ओपी रावत के मुताबिक पहली नजर में चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के चुने गए शब्द अच्छे नहीं थे, उनसे बहुत भ्रम फैला। वो कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी के लिए हम ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते, हम उनके एक साझेदार की तरह व्यवहार करते हैं जिनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। ओपी रावत के मुताबिक यह कहना भी सही नहीं है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी को लेकर सॉफ्ट है, लेकिन यह जरूरी है कि चुनाव आयोग उन वजहों को पता लगाए, उन पर काम करे जिन वजहों से मीडिया एक हिस्से में आयोग की ऐसी छवि बना रही है। रावत यह भी कहते हैं कि वक्त के साथ साथ राजनेता भी नए नए तरीकों के साथ विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और अगर कोई नेता विपक्ष के चुनाव घोषणा पत्र नीति आदि को लेकर हमले करता है तो वो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन नहीं है। वो कहते हैं कि आप दूसरे लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका को देखें जहां चुनाव के बाद कैपिटल हिल पर हमला हुआ, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जोर देकर कहते हैं कि चुनाव आयोग में फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बता दें सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका खत्म कर दी है, जिस पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस फैसले को सही ठहराया है और अब जब चुनाव आयोग पर तीखे हमले हो रहे हैं, क्या आयोग की स्वतंत्र संगठन की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उनके मुताबिक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। वो कहते हैं चुनाव आयोग को बहुत कम समय में फैसले लेने होते हैं। अगर इसकी तुलना न्यायालय से करें तो वहां फैसले लेने में महीनों कभी कभी सालों लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयोग गलती नहीं करता, लेकिन पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति राजनीतिक दलों के जिम्मेदार ठहराते हैं जो आचार संहिता का पालन नहीं करते और नेता एक दूसरे पर निजी हमले करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को हर कदम पर कसूरवार ठहराना फैशन सा बन गया है और जरूरी है कि चुनाव आचार संहिता को मजबूत बनाया जाए। वो कहते हैं कि लंबे समय से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को वोटर या उम्मीदवार पर आर्थिक पेनाल्टी या फिर आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर पार्टी या उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होना चाहिए। उधर प्रोफेसर राहुल मुखर्जी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को गंभीरता से लिया और सामने लेकर आया, जबकि यह काम चुनाव आयोग का था। आयोग में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर संशय था, लेकिन वो खामोश रहा। वो कहते हैं चुनाव आयोग के एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण स्पष्ट नहीं है उसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी ने 2 चुनाव आयुक्त को चुना है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वो चुनाव आयोग स्वतंत्र है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत को आयुक्तों के चुने जाने की प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है और वो मानते हैं कि प्रक्रिया पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले सरकार राष्ट्रपति के पास नए चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सिफारिश भेजती थी, जबकि अब एक फोरम ये फैसला करता है और इस फोरम में विपक्ष का नेता भी होता है। फिलहाल मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको चुनाव आयोग, सत्ता, विपक्ष से संबंधित अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।